नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं आईएएस 2023 का पेपर। किस किस तरह के एग्जाम्पल 23 सी सेट के अंदर आए थे यूपीएससी में, वो आज डिस्कस करेंगे हम। रीजनिंग वाला पोर्शन है, इसमें जो एग्जाम्पल आए थे उन पर चर्चा करने वाले हैं आज। और ये जो मैं आज जो कराने वाला हूँ, ये सेट फर्स्ट था यूपीएससी का, उसमें ये एग्जाम्पल आए थे। ठीक है, शुरू करते हैं। ये 18 नंबर का एग्जाम्पल था। क्या कह रहा है सुनो। यहाँ लिखा है 125 आइडेंटिकल क्यूब आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर ब्लॉक। हाउ मैनी क्यूब आर सराउंडेड बाई अदर क्यूब फ्रॉम ईच साइड। यानी 125 घन हैं, तो कुल घनों की जो संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 125 दे रखी है। तो सबसे पहले कुल घनों की संख्या लिख लेते हैं 125। क्यूब रूट निकालना है तो n आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं इस आकृति में n बराबर कितना है? 5 है। ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि कितने घन हर पास से अन्य घनों से घिरे हुए हैं। जो घन है वो बीच वाले घनों की संख्या निकालनी है जो और सबसे घिरे होते हैं। तो बीच वाले जो घन है जिन पर कोई भी कलर नहीं होता है, वो क्यूब आपको पता करने हैं कितने हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है बिना रंग वाले घन। बिना रंग वाले घन फॉर्मूला होता है n-2 का क्यूब। n कितना है? 5 - 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। करेक्ट आंसर जो आएगा वो 27 आएगा। ऑप्शन जो आएगा वो ए आएगा। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल पूछा गया था, तो बहुत ही आसान था। तो करेक्ट आंसर इसका कितना आएगा? 27 आएगा। 18 नंबर का एग्जाम्पल था। अब बढ़ते 24 नंबर का एग्जाम्पल। ये मैथमेटिकली ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया, जिसे इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन बोलते हैं, बौद्धिक संक्रिया, उसका एग्जाम्पल है। यहां पर कह रहा है 7, 9 और 10 से 8 आना चाहिए। मतलब आपको ये कैलकुलेशन लगा के देखना है कि क्या कैलकुलेशन इसमें करें कि इन सब से कितना आ जाए? 8 आ जाए। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है वो एक बार देखना है हमें। यहां पर 7, 9 और 10 सभी का अगर मैं टोटल करता हूं तो 26 आता है। इन दोनों नंबर का भी टोटल करूं तो 8 आता है। मतलब अंकों का योग, डिजिट का टोटल तब तक आपको करना है जब तक सिंगल डिजिट नहीं आ जाए। ठीक है। सेकंड वाले में भी यही देख लेते हैं एक बार। सेकंड वाले में लिखा है 9, 11 और 30 बराबर 5 के। 9 + 11 20 + 3 बराबर 23 और 2 + 3 बराबर 5। ये भी सही है। अब हमें आंसर निकालना है 23 स्टार 4 स्टार 15 बराबर कितना आएगा। तो यहाँ से अब इनका एक बार टोटल देख लेते हैं। तो 23 और आपके 27 हो गया 27, और ये 32 हो गया, 32 और 10 42 आ गया। और यहाँ टोटल करें 4 + 2 बराबर 6 आ गया। करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से सॉल्व हुआ है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, नंबर जो भी लिखे हैं उन संख्याओं का सबका योग किया है। योग करने के बाद में सिंगल डिजिट जब तक आएगी तब तक आपको उसका टोटल करते जाना है। ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर जो आएगा इसका ए ऑप्शन आएगा। अभी तक दो एग्जाम्पल अपने हो चुके हैं सेट फर्स्ट के। आगे बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये अगला एग्जाम्पल है कोडिंग डिकोडिंग का। इसके बराबर ये है, तो इससे क्या आने वाला है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है। अब सबसे पहले 1 to 1 कोडिंग, पहले अक्षर से पहले अक्षर को देखते हैं। यहां से मैं देख रहा हूं ये +3 की सीरीज है। ई से एच भी +3 है, आर से यू भी +3 है, और ओ से अगर मैं आर की बात करता हूं तो ये भी +3 है। तो सब में +3 की जो सीरीज है, इसी क्रम में मुझे आंसर चाहिए। तो यहाँ से पी से अगर मैं +3 करूँगा तो एस आएगा।
एल में +3 करूँगा ओ आएगा, +3 करूँगा डी आएगा, +3 करूँगा तो मैं बी आएगा, +3 करूँगा तो मैं एच आएगा, +3 करूँगा तो यू आएगा। करेक्ट आंसर देख लेते हैं, SO DBHU यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ये 37 नंबर पे एग्जाम्पल पूछा गया था। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप बना रखें। और नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या पूछा था पूरी क्लास देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये अगला एग्जाम्पल था 38 नंबर का। क्या कह रहा है सुनिए, यहाँ पर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है? इज ओल्डर देन बी, ए आयु में बी से बड़ा है। ठीक है साहब, ए आयु में बी से बड़ा है। आगे लिखा है सी एंड डी आर ऑफ द सेम एज, सी और डी की जो है सेम एज है, एक जैसी आयु है, सी बराबर डी के। ठीक है, आगे लिखा है ई इज द यंगेस्ट, ई की आयु सबसे छोटा है, तो मैं सबसे आखिरी में ई को लिख देता हूं। ठीक है, एफ इज यंगर देन डी, एफ आयु में डी से छोटा है, एफ जो है वो आयु में डी से छोटा है, इसको मैंने साइड में लिख दिया, एफ आयु में डी से छोटा है। ठीक है, आगे लिखा है एफ इज ओल्डर देन ए, एफ आयु में ए से बड़ा है, एफ जो है वो आयु में ए से बड़ा है, तो एक काम करते हैं, एफ यहाँ आएगा और डी यहाँ आएगा। सही है। अब आपसे आगे क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी स्टेटमेंट गिवन एबव आर द रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट पर्सन। ठीक है, आपसे पूछा सबसे अधिक उम्र के व्यक्तियों निर्धारित करने के लिए उपयुक्त में से कितने कथनों की आवश्यकता है, जरूरी कौन कौन से हैं वो आपसे पूछ रहा है। तो मेरे पास कितने थे टोटल मिलाकर, 5 हैं, 6 हैं ये, ABCDEF। ठीक है, मेरे पास जो जानकारी है वो ये है, सबसे आखिरी में ये आएगा, और C बराबर है आपके D के। तो यहाँ पर पूरा क्रम मुझे दिखाई दे रहा है, इसमें फर्स्ट वाला जो है जरूरी है, इससे ही पूरा क्रम बनेगा कंप्लीट, है ना। और C बराबर किसके हैं, D के। और आपके सेकंड वाला भी इसी से बनेगा क्रम, सेकंड वाला भी जरूरी है पूरे क्रम को बनाने के लिए, थर्ड वाला भी जरूरी है, फोर्थ वाला भी जरूरी है, और पांचवी लाइन भी जरूरी है। मतलब ये सभी जो पॉइंट लिखे हैं वो सारे के सारे जरूरी हैं आंसर देने के लिए। आपसे पूछा भी यही है कि सबसे अधिक उम्र के व्यक्तियों को निर्धारित करने के लिए उपयुक्त में से कितने कथनों की आवश्यकता है। इन सभी पांचों कथनों की आवश्यकता है, तो करेक्ट आंसर ये आएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा ये पांचों सभी। तो पूरी क्लास देख लीजिए, करेक्ट आंसर यहाँ आने वाला है डी ऑप्शन। 38 नंबर का एग्जाम्पल था। अगले एग्जाम्पल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा पूछा था उस पर विचार करते हैं। अगला एग्जाम्पल ये है 39 नंबर का है। क्या लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग इंक्लूडिंग द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। देयर आर 5 मेंबर ABCD इन ए फैमिली। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ E टू B, यानी E का B से क्या संबंध है, E टू B ये पूछ रहा है। ठीक है, आपसे लिखा हुआ है फर्स्ट में स्टेटमेंट, फर्स्ट में क्या बात कह रहा है देखिए, आपसे कह रहा है A एंड B आर ए मैरिड कपल। ए और बी जो हैं वो कैसे कपल हैं, मैरिड कपल हैं। ठीक है साहब, स्टेटमेंट सेकंड में कह रहा है डी इज द फादर ऑफ सी, डी इज द फादर ऑफ सी। ठीक है, ये प्लस ले लिया। आगे लिखा है ई इज डी सन, ई जो है वो डी का सन है, बेटा है। ठीक है साहब, आगे लिखा है ए एंड सी आर सिस्टर, ए एंड सी आर सिस्टर, ए एंड सी आर सिस्टर, ए और जो सी हैं वो सिस्टर हैं, और यहां कौन आ जाएगा, बी। ठीक है, तो ये बी जो है इसका हस्बैंड हो जाएगा,
ये पूरा परिवार का ग्राफ है जो आंखों के सामने है। आपसे पूछा गया है, अब इसमें पूछ क्या रहा है, फैमिली का ट्री तो हमने बना दिया है, पर आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द एवं क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों जरूरी हैं क्या आंसर देने के लिए। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो मैरिड कपल की बात इसमें पड़ेगी जब भी ग्राफ बनेगा, ये वाली बात भी जरूरी है और ये वाली बात भी जरूरी है, तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो जरूरी हैं। यहाँ पर ऐसा ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पर लिखा है फर्स्ट सेकंड ए, अच्छा चौथा वाला भी जरूरी है, चारों स्टेटमेंट जरूरी हैं और चारों स्टेटमेंट वाला जो ऑप्शन है वो मेरे पास कौन सा है, यहाँ लिखा है स्टेटमेंट ऑल फोर स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब सभी का उत्तर देने के लिए चारों कथन का होना आवश्यक है। तो ऑप्शन को देखकर इसका करेक्ट आंसर क्या दे देंगे हम, आपके सी ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, 39 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देख लीजिए, ये भी 39 ही है। ठीक है, 39 में अपना ऑप्शन क्या आ रहा था, सी आ रहा था, और सी में क्या लिखा था, इसमें आपसे कह रहा है सभी चारों कथन मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, उसी से पूरा फैमिली का जो ट्री है वो आपके सामने बनेगा। हाँ जी दोस्तों, बढ़ते हैं 40 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ लिखा है चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, मतलब अन्य से कौन सा ऑप्शन ऐसा है, कौन सा ग्रुप ऐसा है जो अन्य से अलग है, जिसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट, ये उसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखते हैं 17, 37, 47, 97, ये सारी की सारी प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं। 31, 41, 53, 67 ये भी सारी की सारी प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं। 71, 73, 79, 83 ये भी सारी की सारी प्राइम नंबर हैं। ठीक है, जबकि 83, 89, 91, 91 प्राइम नंबर नहीं है, तो अन्य से जो अलग होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, डी। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि डी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जो अन्य से अलग है, क्योंकि 91 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होती, 91 में डिवाइडेड बाई 7 हो जाता है और डिवाइडेड बाई 13 हो जाता है, तो 91 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ग्रुप से अलग जो ऑप्शन आएगा अपना वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा, ये करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ये 40 नंबर का एग्जाम्पल था। अगला है इफ टुडे इज संडे, ठीक है, देन विच डे इज इट एग्जैक्टली ऑन 10 की पावर 10 डे, आज अगर रविवार है तो ठीक ठीक 10 की पावर 10वां दिन कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है साहब, तो पूरी क्लास बोर्ड पर देखें एक बार। 10 की पावर 1 रिमाइंडर जो आता है वो कितना आता है, आपके 3 आता है। भाई अगर 10 में 7 का भाग लगाएं तो शेषफल जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। अब यहाँ 0 बढ़ा दो, 10 की पावर 2, 0 बढ़ा दोगे तो 30 आ गया, 7 में अगर 30 का भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है। यहाँ पर फिर 0 बढ़ा दो, 20, 20 में डिवाइडेड बाई 7 करें तो रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 6। ठीक है, और यहाँ पर 10 की पावर 4, 0 बढ़ा दो 7, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। 10 की पावर 5, 40, रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। 10 की पावर 6 और रिमाइंडर जो आएगा वो 1 आएगा। 10 की पावर 7 तो 10 3 आएगा, रिपीट होना शुरू हो गया भाई। 10 की पावर 1 और 10 की पावर 7, 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो 10 की पावर 8 में जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा। 10 की पावर 9 में जो रिमाइंडर आएगा बच्चों वो 6 आएगा, और 10 की पावर 10 में जो रिमाइंडर आएगा वो 4 आएगा। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे रिमाइंडर पे ही सॉल्व होते हैं, ये बात पता है आपको। तो यहाँ रिमाइंडर जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। रविवार है तो ठीक ठीक 10 की पावर 10वां दिन कौन सा है। अब 10 की पावर 10 के बाद दिन पूछता तो मैं 4 दिन आगे लेता, यहाँ ठीक ठीक लिखा हुआ है मतलब वही दिन लेना है, तो यहाँ मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे ठीक ठीक के लिए पहला तो मानना पड़ेगा रविवार, दूसरा होगा सोमवार, और तीसरा होगा मंगल, और चौथा 4 रिमाइंडर है ना बुधवार।
तो वेडनेसडे जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्सडे कब होता? अगर लैंग्वेज में ये कहता कि 10 की पावर 10वें दिन बाद कौन सा बार है, तो फिर आंसर गुरुवार होगा। एग्जैक्ट ठीक ठीक वही दिन पूछ रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर आप यहां देके आएंगे वेडनेसडे, बुधवार। ऐसे सॉल्व होगा, देख लीजिए पूरी क्लास। तो दोस्तों ये 50 नंबर का एग्जाम्पल है जो यूपीएससी 2023 में पूछा गया है। तो क्या लिखा है देखिए, यहाँ पर लिखा है देयर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल, ईच सिग्नल चेंज कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड एंड देन फ्रॉम रेड टू ग्रीन। ठीक है, रेड टू ग्रीन और ग्रीन टू रेड, ये सिग्नल जो है वो चेंज हो रहे हैं। आपसे कह रहा है द फर्स्ट सिग्नल टेक 25 सेकेंड, ओके। देन सेकेंड सिग्नल जो है वो टेक 39 सेकेंड, और थर्ड सिग्नल जो है वो टेक 60 सेकेंड। आपसे पूछा गया है द ड्यूरेशन फॉर ग्रीन एंड रेड कलर आर सेम एट 2 PM। टाइम दे रखा है हमें 2 PM का। आपसे पूछा गया है दे टूगेदर टर्न ग्रीन एट व्हाट टाइम विल बी दे चेंज टू ग्रीन नेक्स्ट साइमल्टेनियसली। तो आपसे पूछ रहा है कि ग्रीन से फिर ग्रीन, जबकि ग्रीन से पहले रेड होगा, रेड से फिर ग्रीन होगा, तो ग्रीन से ग्रीन मतलब 2 स्टेप हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है लेना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, ऐसे जितने भी एग्जाम्पल होते हैं वो सारे के सारे आपको सॉल्व करने पड़ते हैं एलसीएम पे। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं वो एलसीएम पे ही सॉल्व होंगे, और एलसीएम इस तरह का एग्जाम्पल यूपीएससी का फिक्स पैटर्न है, पूछता ही पूछता है। लगभग लगभग हर बार की कहानी यही है। तो यहाँ मैं एक बार एलसीएम निकाल देता हूँ। 5, तो 5 से 25, 5 39 और 12, ठीक है। ये भी 5, 1 39 12, 13 1 3 12, 3 1 1 4 और 4। कब तक लेते जाना है? जब तक एक एक नहीं आए। ये एलसीएम आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। इनका अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, 55 25, 25 चौका 100, 100 का 3 से गुणा किया 300, 300 गुणा 13 से किया तो 13 तिया 39, 3900। और ये सेकंड है बेटा, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग लगाओगे, 60 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा? 65 बार। तो 65 मिनट आ चुकी हैं। अब बात ये आती है कि ग्रीन से रेड होगा, रेड से फिर ग्रीन होगा, तो मतलब 65 65 दो बार लेना पड़ेगा आपको। 65 का डबल कर दीजिए, 65 का डबल करें तो आपके आ गया 130 मिनट। 130 मिनट का मतलब 2 घंटे और 10 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट। पहली बार का जो समय दे रखा है वो कितना है? 2 PM का दे रखा है। तो पहली बार का जो समय है वो 2 PM है। इसमें 2 घंटे और 10 मिनट जोड़ के आपका समय आ जाएगा 4:10। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? बिल्कुल है। तो यहाँ करेक्ट आंसर आप जो दे के आएंगे वो कौन सा ऑप्शन दे के आएंगे? बी ऑप्शन दे के आएंगे। ग्रीन से ग्रीन की बात कर रहा है, ग्रीन से रेड की बात करता तो ओनली 65 लेते, पर ग्रीन से रेड देन रेड से फिर ग्रीन होगा, इसलिए 65 का आपको डबल करना पड़ेगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए और बढ़ते हैं फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, अगले एग्जाम्पल की तरफ। पूरी क्लास देख लो एक बार ऐसे ही। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है? ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ये लिखा है 40 चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन ए सर्किल, ओके। देन वन देम से चाइल्ड वन हैज ए रिंग, द रिंग इज पास्ड क्लॉकवाइज, चाइल्ड वन passes on to child second, child second passes on child 4, child 4 passes on child 7। बहुत खतरनाक प्रश्न है भाई। आगे लिखा है एंड सो ऑन आफ्टर हाउ मेनी सच चेंज इंक्लूडिंग चाइल्ड 1 विल बी द रिंग वी इन द हैंड ऑफ चाइल्ड 1 अगेन। दोबारा से पहले बच्चे के हाथ में छल्ला कब आएगा? तो लैंग्वेज क्या है इसकी, एक बार समझते हैं। आपसे कह रहा है कि पहला जो बच्चा है वो रिंग को कौन से को दे रहा है? 40 बच्चे हैं, पहला बच्चा जो है वो रिंग को दे रहा है बेटा दूसरे को, पहला बच्चा जो दे रहा है वो दूसरे को दे रहा है, और दूसरा उसे पास करके सीधा कितने को दे रहा है बेटा? चौथे को दे रहा है, चौथा पास करके सीधा 7वें को दे रहा है। इसमें सीरीज में क्रम क्या बन रहा है वो क्रम हमें देखना है। तो यहाँ पर जो पैटर्न काम में आ रहा है वो क्या आ रहा है? इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, इन दोनों के बीच में बेटा 3 का अंतर है। तो जाहिर सी बात है, पर आपसे पूछा क्या है
इसी प्रकार आगे भी पास किया जाता है। ऐसे कितने परिवर्तनों में बच्चा क्रमांक 1 को मिलाकर के बाद यह छल्ला बच्चा 1 पर ही पहुंच जाएगा। ओके, तो 40 बच्चे टोटल है, मेरी बात सुनना सभी, 40 बच्चे टोटल है। वापस पहले बच्चे की तरफ ही छल्ला वापस आए तो कौन कौन सी कंडीशन पे आ सकता है कि साहब 41 नंबर पे ये चेन पूरी हो जाए तब छल्ला पहले वाले स्टूडेंट पे आ सकता है, या फिर 40 के मल्टीपल में ही 81, क्योंकि एक बच्चा वापस पहले पे आएगा तो 40 80 नहीं ले सकते 81 आएगा, या 40 नहीं ले सकते 41 ही आएगा। अगला 121 आ जाए, या फिर हमारे पास में 161 आ जाए। इनमें से कोई सा भी नंबर आ जाए तो छल्ला वापस से पहले बच्चे के पास में पहुंच जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस चैन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से 3 और 4 किया तो 11, ठीक है, 11 और अब 5 किया तो यहाँ पर 16, 5 और 6 किया तो आपके 26, 12, 22 होगा, 22, ठीक है भाई। 6 और 7 किया तो आपके 29, तो यहाँ पर 7 जोड़ा है 29 हो चुका है। 29 में अब 8 जोड़ें तो आएगा आपके 37, 8 के बाद में 9 अगर जोड़ा जाए तो ये आएगा 46, और 10 अगर जोड़ दिया जाए तो 56 आएगा। 10 तक पहुँच चुके हैं। 10 के बाद 11, 11 अगर ऐड करते हैं इसमें तो ये आता है अपना 67, और अगर 12 ऐड करते हैं तो ये आता है 79, 13 ऐड करें तो ये आएगा आपके 92, और 14 ऐड करें तो ये आएगा बच्चों 106, और 15 ऐड करें तो 121। लो जी, आ गया छल्ला। कितनी टर्न बाद छल्ला वापस पहले व्यक्ति के पास आएगा? तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 15 टर्न के बाद में छल्ला जो है वो पहले व्यक्ति के पास में आएगा। इस तरीके से होगा। पूरी क्लास देख लीजिए। करेक्ट आंसर जो आज का आने वाला है वो कितना आने वाला है आपके, तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये 55 नंबर का एग्जाम्पल है, यूपीएससी में आया हुआ। क्या पूछ रहा है देखो, यहाँ पर कह रहा है आपसे जेड जेड वाई वाई वाई, यानी ये 2 बार है, वाई 3 बार है, एक्स 4 बार है, ये 5 बार है। ऐसे ही आगे लिखते चलो। आखिरी में ए है। मध्य पद क्या होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब इतने बड़े एग्जाम्पल को तो थोड़ी देर बाद में सॉल्व करूंगा, पर मैं आपसे यही पूछ लेता हूं कि यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक में। तो उसको सॉल्व करने का तरीका है, मैथ का नंबर सिस्टम वाला तरीका होता है। क्या तरीका होता है? n+1 डिवाइडेड बाई 2। सही है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए ये तरीका है। पहले मैं इसको W तक ही सॉल्व करूंगा, और W के बाद फिर अब आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर n की जगह 5 लिखना है मुझे, n बराबर 5 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5, 6, 2, 3 बराबर 15। अब नंबर ऑफ एलिमेंट 15 नहीं है, क्योंकि यहाँ शुरुआत 1 से होती। जेड अगर एक बार होता तो फिर अपन सोचते 5 पे 15 आता। यहाँ -1 करना पड़ेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 14 हैं। एक बार ट्राई करके देखते हैं, गिन के देखते हैं। 2 और 3 5 और 4 9, 9 और 5 14। इसमें मिडिल टर्म निकालनी है। मिडिल टर्म निकालने के लिए डिवाइडेड बाई 2 करना है, जाहिर सी बात है। मिडिल टर्म कौन सी आएगी बेटा? 7 आएगी। और 7 कैसे ले सकते हैं कि 5 तो पीछे से ये हटा दो, W है ना, और 5 के बाद में 6 7, तो फिर आंसर आता X। अगर ये W तक की ही मिडिल टर्म पूछता तो यही पैटर्न रहेगा हमारा इसे सॉल्व करने के लिए। क्या तरीका रहेगा, पूरी क्लास एक बार बोर्ड पे देख लीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए तरीका यही रहेगा, यहाँ ए तक जा रहा है, इसका मतलब n बराबर आ गया बेटा 27। कितना आ गया? 27 आ गया, ठीक है। 27 आ गया तो यहाँ पर n+1 डिवाइडेड बाई 2, 27, 28 डिवाइडेड बाई 2,
ठीक है, यहाँ 14 आ गया, इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा 8 आ गया, 378 आ जाएगा। ठीक है, 378 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, -1 करना है। -1 क्यों करना है, क्योंकि शुरुआत कितने से हुई है, 2 से हुई है। मैं कह रहा था कि जब 2 से शुरुआत है तो एक घटाना पड़ेगा, जैसे यहाँ घटाया था ऐसे एक यहाँ घटाना पड़ेगा। तो ये आएगा बेटा 377 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 188.5। मतलब 188.5 जो टर्म है वो मुझे देखना है कौन सा आने वाला है, उस पे जो भी अक्षर आएगा वही मिडिल टर्म जो है वो कहलाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पूरी क्लास एक बार ध्यान से बोर्ड पे देख लें। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 189 88.5 है, तो 189 नंबर पे जो भी आएगा वही अपना आंसर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, ए जो है वो कितनी बार लिखा जाएगा बेटा, 27 बार। बी जो है वो कितनी बार लिखा जाएगा, 26 बार। सी जो है वो 25 बार। डी जो है वो आपके 24। ई जो है वो 23 बार लिखा जाएगा बेटा। एफ जो है वो 22 बार लिखा जाएगा। जी जो है वो 21 बार लिखा जाएगा। और जो एच है वो 20 बार लिखा जाएगा। एक काम करते हैं, इन्हीं का मैं टोटल एक बार देख लेता हूँ कितना आ रहा है ना, उसके हिसाब से फिर अपन एक बार देख लेंगे क्या आने वाला है। तो यहाँ पर देखो 2 की टेबल, ये 20 की टेबल चली रही है। और एच 8 दूनी 16, 160 तो यही हो गए सीधे। और 160 में 7 6 13, 13 और 5, 13 और 5 18, 18 और 4 22 और 3 22 और 3 25, 25 और 2 27 और एक 28, एक 28 जोड़े 160 में तो आएगा 188। ठीक है, 188 पे एच खत्म हो जाएगा, 188 पे एच खत्म हो जाएगा, पर मुझे चाहिए 189। टोटल कितना आ रहा था, ये आ रहा था साहब 377। 377 में से, अच्छा मिडिल टर्म पूछ रहा है, मिडिल टर्म में 2 का भाग लगा दिया मैंने। तो यहाँ पर 188 मतलब एच की कहानी खत्म है 188 पे। अब एच की कहानी खत्म है, 189 पूछ रहा है, तो 189 पे यहाँ जो आने वाला है वो एच के बाद किसका नंबर है, अब आई का नंबर है। ठीक है, किसका नंबर है भाई, आई का नंबर है। तो 189 नंबर पे जो आएगा वो कौन सा आएगा, आई आएगा। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। तो करेक्ट आंसर जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, आई आने वाला है। अगर मैं यहाँ 377 में से 188 माइनस कर देता, देखो भाई 17 में से आपके 8 गए तो 9, और यहाँ पर आपके 17 में से आपके 9 गए तो 17 में से 9 गए तो 8, और यहाँ एक तो 189, तो 189 पे क्या आता, आई आता। तो करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो कौन सा आएगा, आई आएगा। इस तरह की सीरीज वाले एग्जाम्पल लगभग लगभग हर किसी एग्जाम में यूपीएससी वाले में पूछे गए हैं। आप चाहे 2022 का यूपीएससी देख लीजिए, 23 का देख लीजिए, या उससे पहले वाला देख लीजिए, इस तरह की सीरीज जो है वो पूछी जाती है एग्जाम में। ध्यान रखना है। तो यहाँ मिडिल टर्म की बात कर रहा है तो कौन सा आएगा, आई आएगा। ये करेक्ट आंसर है इसका। देख लो पूरी क्लास। हाँ जी दोस्तों, 58 नंबर का एग्जाम्पल है और इसको हम पढ़ते हैं। और ये जो एग्जाम्पल पूछा गया था वेन डायग्राम का एग्जाम्पल था, जो डेटा सफिशिएंसी के रूप में पूछा गया है। क्या कहना चाहता है सुनिए। यहाँ कह रहा है इन ए पार्टी 75% टुक टी, 60% टुक कॉफी एंड 15% took both tea and coffee. No one taking milk take tea. Each person take at least one drink. Okay, एक ड्रिंक तो ली है, ये शर्त है। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन अटेंड द पार्टी। स्टेटमेंट वन, 50% took milk. Statement second, number of person who attend the party is 5 times the number of person who took milk only. Which one of the following is correct is respect
ऑफ द एबव क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। ठीक है साहब, ये भी देखो थोड़ा बढ़िया एग्जाम्पल पूछा गया था। और ये वेन डाइग्राम होता है, वेन डाइग्राम डेटा सफिशिएंसी के ऊपर जो पूछा है उसके हिसाब से बनाते हैं इसको। यहाँ थोड़ी जगह है सॉल्व करने के लिए, यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है कि किसी प्रतिभोज में 75 व्यक्तियों ने चाय लिए। हाँ जी, टी वाला जो ग्रुप है चाय, कितने लोगों ने लिए भाई? 75 ने लिए। ठीक है, 60 ने लिए कॉफी, कॉफी कितने लोगों ने लिए बेटा? 60 ने लिए। ठीक है, और 15 व्यक्तियों ने चाय और कॉफी दोनों लिए, कॉमन आ गया 15। और दूध लेने वाले किसी ने चाय नहीं लिए, तो ठीक है दूध जो है वो अपन यहाँ मान लेते हैं, या अलग भी हो सकता है ये मिल्क वाला। ठीक है, मिल्क वाला जो है वो अलग भी हो सकता है, और इससे पर चाय से टच नहीं होना चाहिए, इसकी मना कर रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको अभी देख लेते हैं। यहाँ अब इसके बाद क्या कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति ने कम से कम एक पेय पदार्थ तो जरूर लिया है, ये कंडीशन है। ठीक है साहब, आपसे कह रहा है 50 व्यक्तियों ने दूध लिया है। ओके, मिल्क वाले अगर मैं यहाँ मान लेता हूँ बेटा 50 है मिल्क वाले, और ये कॉमन कॉफ़ी और मिल्क वाला हिस्सा मान लेता हूँ एक्स है। ठीक है, और यहाँ मुझे केवल चाय निकालनी हो तो बेटा 60 आ जाएगी, और केवल कॉफ़ी निकालनी हो तो 60 में से 15 माइनस करेंगे 45, और ये x और घटेगा तो 45 माइनस एक्स। ठीक है, और ये वाला हिस्सा मुझे निकालना है, तो आपके 50 माइनस एक्स, ये वाला हिस्सा जो है वो 50 माइनस एक्स का होगा। ठीक है, तो 50 माइनस एक्स का ये वाला हिस्सा होगा। यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करें कितना आने वाला है, तो एक बार देखते हैं, सभी का एक बार अपन टोटल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये x का एक काम करें, इसको मान लीजिए आप मिल्क मान लीजिए। सेकेंड स्टेटमेंट में एक बार पढ़ लेता हूँ। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि प्रतिभोज में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की संख्या की 5 गुना थी। ओके, अब तो सॉल्व हो सकता है ये। कैसे सॉल्व हो सकता है? देखो, सभी का टोटल कर दो, 60 प्लस 15 प्लस 45 माइनस एक्स प्लस एम बराबर 5m। केवल मिल्क वाले लेने का 5 टाइम है, मतलब 5 गुना है, तो 5 मिल्क कर दिया। ये पॉजिटिव नेगेटिव कट ही जाता है बेटा, ये 60 60 120 आ गया। तो हम ये कर सकते हैं, तो यहाँ से आ रहा है 5m माइनस के m को इधर ले आएंगे और इधर 120 ले आएंगे, तो 4m बराबर 120 आ रहा है, तो m बराबर आ गया बेटा 30, 30 आ गया। मिल्क की जो वैल्यू आ गई वो 30 आ गई, तो x की वैल्यू 20 आ गई, और 45 में से 20 गए तो ये वैल्यू आ गई बेटा 25। ठीक है, अब इन सबका टोटल कितना आ रहा है एक बार हम चेक कर लेते हैं। सबका टोटल कितना आ रहा है? 60 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 30, सबका टोटल कितना आ रहा है साहब? ये आ रहा है आपके 50 50 और 50 और 50 के बाद में 150 आ रहा है टोटल मिलाकर। ठीक है, 150, 150 आ रहा है, तो आंसर आ चुका है। पर यहाँ एक बात समझ में आ रही है मेरी कि केवल एक से तो आंसर नहीं आने वाला है। ठीक है, केवल एक से तो नहीं आने वाला आंसर। अब ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ कह रहा है उपयुक्त प्रश्न में कथन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ऑप्शन की अगर बात करें तो कौन सा आएगा? इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग कर दिया जा सकता है, सेकंड वाले से दे दिया, किंतु दूसरे कथन का अकेले उपयोग कर नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल 50 व्यक्तियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी सेकंड वाला जो है वो लागू होगा, अकेले सेकंड वाले से आंसर नहीं आएगा। तो ऑप्शन को देखते हुए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन आएगा। इस तरीके से होगा। पूरी क्लास देख लीजिए एक बार, 58 नंबर का एग्जाम्पल है। हाँ जी दोस्तों, बढ़ते हैं हम 60 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। क्या कह रहा है? 5 बच्चों के लिए जिनकी आयु ABCDE क्रम में है, किसी भी दो उत्तरोत्तर आयु के बीच में 2 वर्ष का अंतर है। ठीक है,
तो सबके बीच में जो अंतर है वो कितने कितने साल का है? सबके बीच में जो अंतर है बेटा 2-2 साल का है, ऐसे लिखा है। ठीक है, आगे लिखा है प्रश्न सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है, ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। ठीक है, सबसे बड़े बच्चे की आयु सबसे छोटे बच्चे की आयु की 3 गुना होनी चाहिए। सबसे यानी मैं कह सकता हूं ए की जो आयु है वो 3 गुना होनी चाहिए, ई की आयु जो है वो 3 गुना होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे ए की आयु का 3 गुना ई की आयु होनी चाहिए। पहले वाले में ये लिखा है बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ठीक है, पहले अकेले एक की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है ए बी सी डी और ई। माना आयु ए की x वर्ष है, तो 2 वर्ष का अंतर है, इसकी बेटा x+2 हो जाएगी, इसकी x+4 हो जाएगी, x+6 हो जाएगी, एट x+8 हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि 3 गुना होनी चाहिए। ठीक है, 3 गुना होनी चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ 3x बराबर है 8+x के। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2x बराबर 8 और x बराबर 4 ईयर। तो सबसे पहले बच्चे की जो आयु है वो कितने साल है बेटा? 4 साल है, तो इसकी 6 हो जाएगी, इसकी 8 हो जाएगी, इसकी 10 हो जाएगी और इसकी 12 हो जाएगी और इसका 3 गुना। पहले एक से तो आंसर आ रहा है, ठीक है, आंखों के सामने। अब अकेले 2 से देख लेते हैं। बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, बच्चों की जो औसत आयु है वो 8 वर्ष है। अब देखो इससे ही पता चल रहा है औसत आयु, औसत हमेशा बीच में आती है। ठीक है, 8 वर्ष है औसत आयु और 2-2 साल का अंतर स्टार्टिंग में लिखा ही है, तो इससे भी सबसे कम आयु वाले बच्चे की आयु आ जाएगी, तो इससे भी आंसर आ रहा है, मतलब दोनों से जो है आंसर निकल रहा है। तो यहाँ दोनों ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास में? देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग कर दिया जा सकता है, किंतु दूसरे कथन का अकेले उपयोग कर नहीं दिया जा सकता। गलत है, ए ऑप्शन तो नहीं होगा। दोनों में से किसी भी एक कथन का अकेले उपयोग कर दिया जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे यहाँ पर आएगा आपका बी आंसर। ठीक है, पूरी क्लास एक बार देख लो फिर आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल था। और अब अगला एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने आने वाला है और किस तरीके से सॉल्व करना है वो आप एक बार देख लीजिए। ये नंबर है 69। 69 क्या कह रहा है सुनिए। आपसे कह रहा है कि प्रत्येक 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम और 25 ग्राम और 50 ग्राम भार वाले जो है चांदी के सिक्के हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। चांदी के सिक्के कितने कितने ग्राम के बेटा? पहला है 2 ग्राम का, एक है बेटा 5 ग्राम का, एक सिक्का 2 ग्राम का है, एक बेटा 5 ग्राम का है, एक सिक्का 10 ग्राम का है और 25 ग्राम का भी सिक्का है हमारे पास में, 50 ग्राम का भी सिक्का है। ये सिक्के की क्वांटिटी दी हुई है, कितने कितने ग्राम के जो सिक्के हैं वो हमारे सामने वजन इनका दिया हुआ है। तो आपसे कह रहा है 78 ग्राम सिक्कों को खरीदने के लिए कम से कम 7 सिक्के खरीदना आवश्यक है। क्या कम से कम 7 सिक्के खरीदना आवश्यक है? ये बात जो लिखी है वो बात सही है क्या? इसको एक बार हम देख लेते हैं। पहला, 78 ग्राम करने के लिए क्या कम से कम 7 सिक्के खरीदने होंगे? ये बात सही है या गलत है? तो 78 ग्राम, 78 ग्राम मतलब 8, 8 आना चाहिए। 8 ग्राम का कोई सिक्का डायरेक्ट तो है नहीं। 25 में 8 की कहानी बैठेगी नहीं, 50 में नहीं बैठेगी, 10 में नहीं बैठेगी, 5 में नहीं बैठेगी, 2 में बैठ जाएगी। 8 ग्राम मतलब 2 2 2 2 2, तो 2 ग्राम के 4 सिक्के चाहिए, तो बेटा वजन 8 ग्राम हो जाएगा। और एक 50 ग्राम का सिक्का ले लूं बेटा मैं, एक, ठीक है, और आपके
20 ग्राम का है कोई? 20 का नहीं है, 10-10 के 2 ले लो बेटा। 10 ग्राम के 2 ले लूँ तो आपके 20 और टोटल 78 ग्राम जो है वजन हो गया इसका। तो यहाँ पर कह रहा है कि 78 ग्राम सिक्कों खरीदने के लिए कम से कम 7 सिक्कों को खरीदना आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है। इसके अलावा और कोई तरीके से आप इसमें 78 कर सकते हैं क्या 7 से कम में? 7 से कम में 78, दो दो चार, ये 4 सिक्के तो लेने लेने। 4 सिक्के लेने के बाद में 50 ग्राम का सिक्का ले लिया और 50 का नहीं साहब, और कुछ नहीं कर सकते। ये तो आंसर आएगा आएगा पहले से। अब दूसरा प्रश्न क्या है, आपसे कह रहा है इस सिक्कों को उपयोग कर 78 ग्राम भार वजन करने के लिए 7 से कम सिक्कों का उपयोग में लाया जा सकता है क्या? एक तो इस बार क्या करना है बेटा, इन सिक्कों का उपयोग कर अ, भार का वजन वजन करना है, ठीक है, तोलना है। और तोलने के हिसाब से आपसे पूछ रहा है क्या जो वजन करने पर 7 सिक्कों का उपयोग में लाया जा सकता है क्या? 7 से कम सिक्कों को उपयोग में लाया जा सकता है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं हम। मैं अगर यहाँ पर 78 ग्राम मेरा तोल है, तराजू मेरे पास उपलब्ध है बोर्ड पे, तराजू में मैं सिक्के तोलना शुरू करता हूँ बेटा। ठीक है, ये तराजू है, इसमें सिक्के तोलना मैं शुरू करता हूँ। सिक्के तोलूंगा 50 ग्राम, 50 ग्राम, 50 ग्राम के 2 सिक्के रख दूं, है ना? और 100 में से कितना माइनस करूं जो हमारा 78 ग्राम आ जाए? तो यहाँ बेटा 78 ग्राम करने के लिए 22 ग्राम, तो 10 ग्राम, 10 ग्राम, 2 ग्राम का है क्या? 2 ग्राम, तो ये तो हो गया बेटा 100 ग्राम, और ये हो गया 22 ग्राम। इनका जो अंतर है वो कितने ग्राम है बेटा? 78 ग्राम का अंतर है। ठीक है, तो ये पहली वाली जो बात है इससे सही हो सकती है। क्या इसके अलावा और किसी से अपन बात सही कर सकते हैं क्या? इसके अलावा और किसी से बात सही कर सकते हैं क्या? ये 50 ग्राम का सिक्का ले लो, एक एक 25 ग्राम का सिक्का ले लो 75, एक 5 ग्राम का ले लो 80 ग्राम, ठीक है, और 80 ग्राम में से एक बेटा 2 ग्राम का सिक्का ले लो। तो कितने सिक्के काम में आए इस वाली कंडीशन में मैं देख रहा हूँ? तो कितने सिक्के काम में आए? टोटल 2 और 3 5, 5 कॉइन काम में आए। इस वाली कंडीशन से भी जो अंतर है वो 78 ग्राम का आ रहा है, तो 4 कॉइन काम में आए। तो मैं कह सकता हूँ कि 7 से कम सिक्के जो हैं वजन करने के लिए काम में आ सकते हैं। तो सेकंड वाले से भी आंसर आएगा, फर्स्ट से भी आएगा, दोनों से आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार इस तरीके से ये। तो दोस्तों ये 70 नंबर का एग्जाम्पल है। ये इक्वलिटी अनइक्वलिटी का एग्जाम्पल है, समानता समानता। और ये एग्जाम्पल 2023 से ही यूपीएससी में स्टार्ट हुए हैं। उससे पहले रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चन जो हैं बैंक पीओ में या एसएससी में या रेलवे में देखे जाते थे, पर इस बार से शुरुआत कर दी है। तो इसको हम एक बार सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग, ए प्लस बी मीन्स ए इज द नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी, यानी ए ना तो छोटा है बी से ना ही बराबर है। जब भी एक एक बात याद रखना, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, एक बॉक्स हमें बनाना है। यहां बना लेता हूं बॉक्स। एक बॉक्स बनाना है, यहां लिखना है मोर देन, यहां मोर देन इक्वल्स टू, लेस देन, लेस देन इक्वल्स टू, और बीच में आएगा इक्वल्स, बराबर। ठीक है, अब कह रहा है ए ना तो छोटा है ना बराबर है। तो हमेशा याद रखना 3 चीजें लिखनी है, बड़ा, बराबर, छोटा। जिसकी मना करे इनमें से हटा देना है। आपसे कह रहा है ए ना तो छोटा है बी से ना बराबर है, तो छोटा बराबर को अगर मैं हटाता हूं तो क्या बचता है? बड़ा। इसका मतलब प्लस का चिन्ह जो है वो बड़े को दर्शाएगा, मोर देन को दर्शाएगा। फिर लिखा है ए माइनस बी मीन्स ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा नहीं है, और बड़ा नहीं है तो क्या है? छोटा बराबर है, तो माइनस का चिन्ह आएगा यहाँ।
फिर अगला कह रहा है ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, ए बी से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो छोटे को हटा दो, बड़ा बराबर, बड़े बराबर का कौन है, ये है, मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, अगला लिखा है ए डिवाइड बी मीन्स ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू बी, ए ना तो बी से बड़ा है ना बराबर है, बड़े बराबर को हटा दिया तो छोटा बचेगा, तो यहाँ आएगा ये। और लास्ट में ए प्लस माइनस बी मीन्स ए इज नॉट नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर देन बी, ना तो छोटा है ना बड़ा है, मतलब बराबर है, ये यहाँ आएगा। ठीक है, अब हमारे सामने ये दिया हुआ है, ये आपके स्टेटमेंट है P मल्टीप्लाई Q, मल्टीप्लाई का मतलब बड़ा बराबर, P Q से बड़ा बराबर है, P माइनस टी यानी P T से छोटा बराबर है, P T से छोटा बराबर है, आखिरी है T R से छोटा है, T R से छोटा है, एक और है R S के बराबर है, R S के बराबर है। ये इक्वेशन है मेरी आंखों के सामने। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। Q, एक मिनट, Q P T R और S। ठीक है, तो पहला एक बार वापस देख लो क्या लिखा था, P मल्टीप्लाई Q, P मल्टीप्लाई Q का मतलब है P Q से बड़ा बराबर है, P T से छोटा बराबर है, और T R से छोटा है, और R S के बराबर है। अब इनमें से निष्कर्ष में से कौन सी बात सही है, कंक्लूजन में कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, ये मुझे एक बार चेक करना है। ठीक है, तो यहां मैं देख लेता हूं, फर्स्ट में क्या लिखा है, टी क्यू टी के बराबर है, चेक करो क्या क्यू टी के बराबर है, क्यू और टी को मिलाओ, क्यू जो है टी से छोटा बराबर तो है, पर सिर्फ बराबर सिर्फ छोटा नहीं है, तो पहली बात तो क्या है, गलत है। एस क्यू से प्लस का चिन्ह है बड़ा, एस क्यू से बड़ा है, ये बड़े की तरफ जा रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो सेकंड कंक्लूजन जो है वो करेक्ट है। इसके ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आएगा, ए पे लिखा है केवल फर्स्ट केवल सेकंड, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट, सेकंड निष्कर्ष जो है कथन के अनुसार जो है वो सही है। ठीक है, तो पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से हुआ है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, अगला एग्जाम्पल कौन सा आ रहा है उस पर डिस्कस करते हैं। अगला एग्जाम्पल ये है, यहाँ पर लिखा है कंसीडर द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है, इसको पूरा करना है मुझे, और नंबर सीरीज अल्फाबेट सीरीज, ये अल्फाबेट सीरीज होती है जिसे कंटिन्यूएशन सीरीज या सतत श्रृंखला भी बोलते हैं हम, सीरीज का ही पोर्शन होता है, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो हमें सीखना है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कितने अक्षर हैं टोटल भरे और खाली, एक बार देख लेते हैं, 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 हैं टोटल। 20 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है वो एक बार देख लेते हैं हम। 20 में 2 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का जाता है, इनमें से सीरीज बनेगी 2 4 5, यानी 2 पे चेक करो पेयर एक जैसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, 2 पे नहीं बने तो 4 पे, फिर 5 पे एक बार चेक करना है। मैं 2 2 पे टिक कर रहा हूँ, तो 2 2 पे यहाँ पे ए से शुरू है या सी से शुरू है, 2 पे काम तो बनेगा नहीं। मैं 4 पे चेक करूँ तो भी नहीं बन रहा है, मैं 5 पे चेक करूँ अगर, तो 5 5 पे अगर मैं टिक करता हूँ तो यहाँ सीरीज का हम पता करेंगे क्या सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे देखने पर एक बात समझ में आ रही है कि इसमें बेटा डबल बी है, यहाँ मैं डबल सी कर दूँ, यहाँ मैं डबल डी कर दूँ, और मैं यहाँ डबल ए कर दूँ, तो क्या सीरीज बनेगी पूरी, बिल्कुल बनेगी। क्या है सीरीज, ए बी सी डबल डी, ए बी डबल सी डी, ए डबल बी सी डी, डबल ए बी सी डी, ये पूरा सीक्वेंस बन गया, क्रम बन गया, यानी डी डी सी ए, डी डी सी ए, डी ऑप्शन जो है हमारा सीरीज में करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत ही आसान एग्जांपल पूछा था यूपीएससी 2023 में, देख लीजिए पूरी क्लास, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, 75 नंबर का एग्जाम्पल था ये, एग्जाम में आया हुआ। अब आते हैं बच्चों अपन 76 पे। 76 में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है
ए बी और सी डी 2 अंकों वाली संख्याएं, 2 डिजिट वाले नंबर हैं ए बी और सी डी, ठीक है। ए बी और सी डी का जो मल्टीप्लाई है वो 3 अंकों की संख्या डी ई एफ प्राप्त होता है। ओके, लिख लेता हूं कि ए बी और डी ई का जो मल्टीप्लाई है वो डी ई एफ प्राप्त होता है, ऐसे कह रहा है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि डी ई एफ और जी एच आई का जो टोटल है वो 975 होना चाहिए, ठीक है। आपसे कह रहा है साथ ही ए से लेके आई तक भिन्न भिन्न अंक हैं और ई का कोड 0 है, एफ का 8 है, तो ए बी सी का मान किसके बराबर है, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों एक बार पूरी क्लास बोर्ड पे देखें, यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मुझे मान दे रखा है ई का 0 और एफ का दे रखा है बेटा 8, और सभी का मान मुझे जो है पता करना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ पर जिसका मान पता है वो वैल्यू लिख देता हूं मैं। ई का लिखा है 0 और एफ का लिखा है बेटा 8, ठीक है। ई का 0, एफ का 8, जिसका मान पता है उसके ऊपर मैंने नंबर लिख दिया। अब एक बार इसको कैलकुलेट करते हैं। 8 में कितना जोड़ूं, 5, 5 की बात करूं तो 15, 8 में कितना जोड़ूं, 15 आ जाए 7, इस आप 7 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा, तो आई की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि 0 से स्टार्ट है तो 0 से लेके 8 तक नंबर हो सकते हैं, या बीच में कोई भी एक नंबर गायब हो सकता है और 9 तक जा सकते हैं। ये क्लियर नहीं है, पर फिर भी एक बार देखते हैं पूछना क्या चाहता है ये, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर 7 आ गया तो एक यहाँ बचा हुआ आएगा कैरी का, और यहाँ पर कितना लिखूं, 7 आ जाए तो जाहिर सी बात है 6 लिखना पड़ेगा एच की जगह, जब भी टोटल 7 आ सकता है इसका। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि एच का मान आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब ये खत्म हो चुका है पूरा, अब यहाँ पर 9 आ रहा है। 9 टोटल की आने की संभावना क्या क्या होती है साहब, 9 आने की संभावना ये हो सकती है 4 + 5, 7 + 2, 1 + 8 और 6 + 3। ये आपस में चेंज हो सकता है, 3 + 6 हो सकता है, या 2 + 7 हो सकता है, 5 + 4 हो सकता है, 8 + 1 हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास बात ये आती है कि इनमें से कौन कौन से नंबर नहीं आ सकते। तो देखो बेटा, यहाँ पर 8 नहीं ले सकता मैं, क्योंकि 8 तो f का मान है और f यहाँ लिखा हुआ है नहीं, तो ये तो आएगा नहीं, फाइनल हो गया। 6 3 नहीं ले सकता, h लिखा हुआ है, h का मान 6 है तो 6 3 नहीं आ सकता, फाइनल है। यहाँ पे टोटल 9 है ना। और 7 2 आ सकता है कि बेटा i का मान 7 है, i यहाँ है नहीं तो ये भी नहीं आ सकता। आने की संभावना 4 और 5 की है, पर मुझे ये नहीं पता किसका मान कितना है, तो डी और जी इनमें से या तो 4 होगा किसी का मान या 5 होगा, ये 100% सही है। पर आपसे ये पूछा गया है कि एबीसी का मान कितना है, एबीसी के लिए कौन कौन से नंबर रह गए हैं लाने के लिए। एक बार इनमें से नंबरों को हटा के कौन कौन से नंबर बचे, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 9 आ सकता है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि ए बी सी का जो योग है वो किसके बराबर है। तो देखो बेटा, किसी में भी अगर मैं 9 जोड़ूं किसी भी साथ में तो 9 से ज़्यादा टोटल आएगा, और 9 तो ऑप्शन में एक ही लिखा है, और नंबर 9 से टोटल ज़्यादा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो 9 तो आएगा नहीं। तो आने की जो संभावना है वो कितनी है बेटा, 6। ऑप्शन को देखकर जो करेक्ट आंसर आप दे के आएंगे, ए ऑप्शन दे के आएंगे। इस तरीके से होगा, पूरी क्लास देख लो। ये थोड़ा बढ़िया एग्जाम्पल था, थोड़ा बढ़िया बेहतरीन एग्जाम्पल पूछा। यहाँ 77 है, 77 नंबर का एग्जाम्पल है। पूरी क्लास एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है, फिर इसको हम एक बार सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पढ़ लीजिए एक बार क्या लिखा है सभी। यहाँ कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ 5 कैंडिडेट PQRS T। 2 स्टेटमेंट आर ट्रू एंड 1 स्टेटमेंट इज फॉल्स। एक दो तो जो बात लिखी है स्टेटमेंट में वो सही है, और एक जो है वो गलत है, ऐसे कह रहा है, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट कह रहा है 1 ऑफ P and Q वाज सेलेक्टेड फॉर जॉब, ठीक है। इनमें से कोई एक ही जॉब के लिए सेलेक्ट हो सकता है, या तो P हो सकता है या Q हो सकता है, ठीक है। फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, एटलीस्ट 1 ऑफ R and S वाज सेलेक्टेड फॉर जॉब, ठीक है। इनमें से एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक
जो है वो सेलेक्ट हो सकता है जॉब के लिए, पर ये स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। ठीक है, चलो तीसरा ही पढ़ लेते हैं। ट्रू स्टेटमेंट क्या है, एट मोस्ट टू ऑफ आर एस एंड टी वेयर सेलेक्टेड फॉर द जॉब। अच्छा, तो इनमें से अधिक दो लोग जो हैं वो सेलेक्ट हो सकते हैं जॉब के लिए, अधिक से अधिक दो। ठीक है, अब आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ, एट लीस्ट 4 वर सेलेक्टेड फॉर द जॉब, मतलब अधिक से अधिक कम से कम 4 लोग सेलेक्ट हो सकते हैं जॉब के लिए, एस वाज सेलेक्टेड फॉर द जॉब। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल, दिमाग को घुमाने वाला एग्जाम्पल। दो स्टेटमेंट ट्रू है, एक स्टेटमेंट फॉल्स है। किस तरीके से सॉल्व करना है एक बार देख लेते हैं, हिंदी वाले को भी देख लेते हैं। 5 प्रत्याशी हैं PQRST बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया गया है, जिनमें से 2 तो सत्य हैं और एक असत्य है। ठीक है साहब, आगे लिख रहा है सत्य कथन है P और Q में से कम एक कार्य के लिए चुना जाएगा। अब एक काम करता हूं, मैं लिखता हूं ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला, क्या कह रहा है कि P और Q में से कोई एक कार्य के लिए चुना जाएगा। अगर ये चुना जाएगा तो ये नहीं चुना जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है बेटा, कि अगर ये चुना जाएगा तो फिर P नहीं चुना जाएगा, कोई एक जो है वो कार्य के लिए चुना जाएगा। ये ट्रू स्टेटमेंट है, सत्य बात है। ठीक है, दूसरी पढ़ लेते हैं। यहां पर असत्य बात कौन सी है, R और S में से कम एक कार्य के लिए चुना गया है, कम से कम एक, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कम से कम, सेकंड वाला, कम से कम एक कार्य के लिए चुना गया है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कम से कम एक चुना गया है। तो कंडीशन क्या क्या बन सकती हैं, देखो कंडीशन ये बन सकती हैं, यहाँ लिख लेते हैं R और S कम से कम एक, या तो ऐसे बन सकता है ये, या बेटा ये ऐसे बन सकता है, एक मिनट, ऐसे बन सकता है। ठीक है, या फिर कंडीशन क्या बन सकती है, कम से कम एक मतलब दोनों भी चुने जा सकते हैं, R और S। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। इसका मैं ट्रू स्टेटमेंट करता हूँ, सही करता हूँ, तो इनका जो अपोजिट होगा वही बात सही होगी। और इसका अपोजिट क्या हो सकता है, आप मेरी बात सुने, R सही है, S सही है, दोनों सही है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, दोनों बात गलत है, R और S। ये मैंने फॉल्स स्टेटमेंट को ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब आपसे क्या प्रश्न पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। फर्स्ट वाला जो है निष्कर्ष हिंदी में छपा नहीं है, एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं क्या लिखा था फर्स्ट स्टेटमेंट में, एटलीस्ट 4 वर सेलेक्टेड फॉर जॉब। एटलीस्ट कम से कम 4, तो फर्स्ट में क्या लिखा था, यहाँ छपा नहीं है, मैं लिख देता हूं। यहाँ पूछा गया है कम से कम 4 प्रत्याशी जो हैं वो जॉब के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं, कम से कम 4 प्रत्याशी। अब एक बार मेरी बात सुनो, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया आर एस। अब एक बार थर्ड स्टेटमेंट भी है, एक ट्रू स्टेटमेंट और बचा है, आर एस और टी से अधिक 2 कार्य के लिए चुने गए हैं, आर एस टी, ये ट्रू स्टेटमेंट है तीसरा। और अधिक से अधिक 2 लोग कार्य के लिए चुने गए, अधिक से अधिक 2 का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2 चुन सकते हो, 2 से कम भी हो सकते हैं, तो आर एस टी। अब आर और एस ट्रू स्टेटमेंट में चुने नहीं जा सकते, तो चुना कौन जा सकता है बेटा, टी चुना जा सकता है। ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि आर और एस की इस फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट किया, तो आर और एस की यहाँ मना है, तो टी चुनने की संभावना है। कम से कम 4 प्रत्याशी जॉब के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, 2, तीसरा टी हो सकता है, और 2 नहीं हो सकते। कम से कम 3 तो हो सकते हैं, पर कम से कम 4 नहीं हो सकते। तो यहां पर पहली बात जो है वो क्या है साहब, गलत है।
अब सेकंड निष्कर्ष क्या कह रहा है कि एस को कार्य के लिए चुना गया है, एस को कार्य के लिए चुना गया है, एस को कार्य के लिए चुना गया है। भाई साहब बिल्कुल नहीं चुना जा सकता, आर और एस की तो मना है, तो ये तो कार्य के लिए चुना ही नहीं जा सकता, तो ये बात भी गलत है। यहाँ मैं कह सकता हूँ ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, नेदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड जो है इसका उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो यहाँ दोनों ही बातें गलत आएंगी। ये पूरा ग्राफ है, एक बार देख लीजिए, ये ट्रू स्टेटमेंट था, फॉल्स स्टेटमेंट को कन्वर्ट ट्रू में कर दिया मैंने, इसका ट्रू होगा, दोनों ही गलत हैं। और थर्ड वाला जो दिया है आर और एस की मना है, तो फिर संभावना किसकी है, टी की है, तो पहली बात गलत है और दूसरी बात भी गलत है। पूरी क्लास देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, 78 नंबर का एग्जाम्पल है, क्या पूछ रहा है सुनो समझते हैं। यहाँ कह रहा है लेट पी क्यू आर एस टी बी 5 स्टेटमेंट सच दैट। अब फर्स्ट में कह रहा है इफ P इज ट्रू देन बोथ Q एंड S आर ट्रू। जब P सत्य है, हाँ जी लैंग्वेज सुनो इसकी, कि जब P सत्य है तो Q एंड S आर ट्रू, Q भी सत्य है और S भी सत्य है, ये पहली बात लिखी है, ठीक है साहब। सेकंड में क्या कह रहा है, इफ R एंड S आर ट्रू, सेकंड पॉइंट क्या है, R और S जब ट्रू हैं देन T इज फॉल्स, T जो है वो गलत होगा, ठीक है साहब। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, दो ही स्टेटमेंट हैं इसके, ठीक है। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड, मतलब दोनों में से कौन सी बात जो है वो सही है, वो आपसे पूछ रहा है। पहला इफ टी इज, पहले को एक काम करते हैं, दूसरे को देख लो, ये लाइन थोड़ी अलग ही है और समझ में आ रही है। इफ क्यू इज ट्रू, क्यू जब सही है देन पी इज ट्रू, पी भी सत्य होगा। आपसे पूछ रहा है जब क्यू सत्य है तो क्या पी सत्य होगा। अब देखो बेटा, क्यू, इसकी पहली वाली लैंग्वेज क्या थी कि जब पी सही है तो क्यू और एस दोनों ही सत्य हैं, पर इसका उल्टा पूछ रहा है कि जब क्यू सत्य है तो क्या पी सत्य होगा। नहीं, नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों सत्य होंगे तभी ये सत्य हो सकता है। वापस सुनो फिर से क्या कह रहा था, कि ये सही है तो ये दोनों सही हैं, पर आपसे पूछ एक की राय, क्या लिखा है कि Q इज ट्रू देन P इज ट्रू, Q सही है तो क्या P सही है, गलत। अगर Q और S दोनों सही हैं तो फिर P भी सही है, तो सेकंड वाला जो कंक्लूजन है वो गलत है। फर्स्ट वाले को पढ़ लेते हैं, T इज ट्रू, अगर T सत्य है। अब देखो इसका अपोजिट कंडीशन क्या होगी, मेरी बात सुन लो पूरी क्लास, ये जब दोनों सही हैं तो टी बेटा गलत है। अब टी को मुझे सही करना है, हाँ जी, टी सही कब कब हो सकता है, जब बेटा इनमें से कोई एक गलत हो। दूसरी कंडीशन कि आर गलत हो एस सही हो, तब टी ट्रू हो सकता है। और टी के सही होने की कंडीशन तीसरी क्या है बच्चों, तीसरी ये कि साहब दोनों गलत होंगे तब टी जो है सही हो सकता है। इसके अपोजिट कंडीशन मैंने बोर्ड पे बना दी, ठीक है। जब टी गलत है तो दोनों सही है, और जब टी सही होगा तो इन दोनों में से कोई एक गलत होगा, इन दोनों में से कोई एक गलत होगा, या दोनों गलत होंगे, ठीक है। अब एक बार सेकंड फर्स्ट वाले को पढ़ लेते हैं, टी इज ट्रू देन एट लीस्ट वन ऑफ पी एंड आर मस्ट बी फॉल्स, मतलब दोनों में से किसी एक को गलत होना पड़ेगा। तो ये बात भाई जो है वो सही है कि जब टी सत्य है तो दोनों में से किसी एक को गलत होना पड़ेगा। अब एक बार हिंदी वाले में देख लेते हैं, सेकंड वाला फर्स्ट वाला क्या लिखा था, यदि टी सत्य है तो पी और आर में से कम एक को, कम से कम एक को मतलब दोनों भी असत्य हो सकते हैं। अब कंडीशन क्या थी, कम से कम एक असत्य हो रहा है इसमें और दोनों भी असत्य हो सकते हैं, तो ये जो बात है ना सेकंड वाली, वो फर्स्ट वाली वो क्या है, सही है। तो यहां पर आएगा ओनली फर्स्ट, आंसर आप देके आएंगे ए ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से सॉल्व हुआ है ये। 78 नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहां पर आंसर आएगा ए ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे, चलिए भाई, ये एग्जाम्पल है 79, ए क्यूबिड ऑफ
dimensional 7 centimeter into 5 centimeter into 3 centimeter is painted red, green and blue color on each pair of opposite face of dimension 7 by 5, 5 by 3, 7 by 3 respectively. Then the cubid is cut and separate into various cube in each of side length 1 centimeter. ओके ये बड़ा क्यूबॉइड है, अलग अलग नाप है इसकी, इसको छोटे छोटे घनों में काटा गया है और आमने सामने 3 रंगों से रंगा गया है, ऐसे कह रहा है। और एक एक सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में इसको काट लिया गया है। पहले जो बात कर रहा है ना, मैं उसको बेटा एक बार डायग्राम से समझा देता हूँ तो आपकी स्थिति जो है वो क्लियर हो जाए। चलो आगे, इसमें जगह तो है नहीं। अब क्या कह रहा है पूछा क्या है आपसे, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सी बात सही है। देयर आर एग्जैक्टली 15 स्मॉलर क्यूब विथ नो प्रिंटेड ऑन एनी फेस। नो प्रिंटेड एनी फेस यानी जो क्यूबॉइड था 7, 5 और 3, ठीक है, इस नाप का क्यूबॉइड था, घनाप था, उसको मैंने छोटे छोटे घनों में काट लिया है, एक एक सेंटीमीटर वालों में, और 3 रंगों से आमने सामने रंगा गया है। इसमें नाप दी हुई है, पहला 7 बाई 5 की हरे कलर से रंगी है, 5 बाई 3 की नीले कलर से रंगी हुई है, नहीं नहीं 7 बाई 5 की लाल से, 5 बाई 3 की हरे से और 7 बाई 3 की नीले रंग से आमने सामने रंगी हुई है। और आपसे पूछा गया है कि देयर आर एग्जैक्टली 15 स्मॉलर क्यूब विथ नो पेंट ऑन एनी फेस, मतलब 15 घन ऐसे होंगे इसमें जिस पर कोई भी कलर नहीं होगा। जो क्यूबॉइड है बना बड़ा, उसमें जो बीच बीच वाले घन होंगे वो ऐसे घन होंगे जो सभी घनों से घिरे होंगे और जिस पे कोई भी कलर नहीं होगा। क्या वो 15 हैं, ऐसे पूछ रहा है, देख लेते हैं इसको भी। आगे कह रहा है देयर आर एग्जैक्टली 6 स्मॉल क्यूब विथ एग्जैक्टली 2 फेस, वन प्रिंटेड विथ ब्लू एंड द अदर विथ ग्रीन, मतलब हरे और नीले रंग वाले 6 घन होंगे क्या। तो डायग्राम से बना के समझाता हूँ। डायग्राम बनाने के लिए जगह बिल्कुल मेरे पास यहाँ जगह है, तो आप पूरी क्लास देखो बोर्ड पे, मैं समझाता हूँ। एक क्यूबॉइड है, आपसे कह रहा है, आंखों के सामने मैं क्यूबॉइड बना रहा हूँ, एक घनाव, और इसमें ये बेटा 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, और ये बेटा होगी 5 सेंटीमीटर, और ये मान लीजिए बेटा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब छोटे छोटे एक एक सेंटीमीटर वाले घनों में काट रहा हूँ मैं। पूरी क्लास देख लीजिए, डायग्राम से थोड़ा बढ़िया से समझ में आने वाला है आपके, इसलिए डायग्राम बना रहा हूँ मैं आपके सामने। 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 7 अपने आप हो जाएगा। 1, 2, ठीक है। अब कलर की बात कर रहा था, क्या लिखा है कि आपसे कह रहा था इसमें कि 7 गुणा 5 जो है वो लाल रंग से रंगा हुआ है। 7 बाई 5 की सतह ये रही, ऊपर लाल रंग है तो नीचे भी लाल रंग है, ऐसे कह रहा है। 5 बाई 3 जो है वो हरे रंग से रंगा हुआ है, 5 बाई 3 की सतह ये है, आगे हरा रंग है, तो पीछे भी हरा रंग है। और 7 बाई 3 की जो सतह है वो नीले रंग से रंगी हुई है, मतलब इधर ब्लू कलर है तो उधर भी ब्लू कलर होगा, ठीक है। आंखों के सामने ये है, आपसे पूछ रहा है ऐसे ठीक ठीक 15 छोटे घन हैं जिनकी किसी भी फलक पर कोई रंग नहीं होगा, बिना रंग वाले घन इसमें बीचों बीच में। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसमें कुल घनों की संख्या कितनी आएगी, तो देखो बेटा 7 ये है, 5 ये है, 7 ये है, 5 ये है, 7 गुणा 5 कितने, 35। और 35 की बेटा 3 लेयर है, 35 की 3 लेयर है, तो कुल घनों की संख्या अगर पूछता है तो आता है बेटा 105। 105 घन है टोटल। पर हमसे ऐसे नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बिना रंग वाले घन जिन पे कोई भी कलर नहीं है उनकी संख्या कितनी है। तो मेरी बात सुनो, ऊपर से 35 वाले घन हैं, इन पर तो रेड कलर होगा,
क्योंकि सभी रेड कलर से प्रिंटेड है, और ऊपर रेड कलर है तो नीचे भी रेड कलर है, तो ये वाले 35 भी हटेंगे। जो बीच वाले 35 है ना, उनमें जो बॉर्डर वाले घन होंगे उन पे तो कोई कलर नहीं होगा, और जो बीचों बीच में जो बॉर्डर वाले घन होंगे उन पे तो कलर होगा, पर जो बीचों बीच में घन है उन पे हकीकत में कोई भी कलर नहीं होना है। जो बीचों बीच वाले घन आएंगे सेकंड लेयर में, बॉर्डर वाले घनों को हटा के, पूरी क्लास देख लो, मान लो ये सेकंड लेयर है, इसके नीचे वाली लेयर इसकी यहाँ मान के चल रहा हूँ, तो इसमें जो सराउंडिंग वाले जो क्यूब हैं उन वो तो कलर वाले हैं, और उसके अलावा जो हैं वो कितने घन हैं, 3 6 9 12 15, 15 घन ऐसे हैं जिन पर कोई भी कलर नहीं होगा। और यही बात कह रहा है कि ऐसे ठीक ठीक 15 छोटे घन हैं जिनकी किसी भी फलक पर कोई रंग नहीं है। तो ये बात क्या इस डायग्राम में सही है? बिल्कुल साहब, ये बात इस डायग्राम में सही है। तो पहली बात तो इस डायग्राम के लिए सही आ रही है। सेकंड, ऐसे ठीक ठीक 6 छोटे घन हैं जिनके ठीक दो फलक नीले और दूसरे पर हरा रंग है। नीले और हरे रंग वाले घन कितने हैं इस डायग्राम में, ये पता करना है। नीला रंग ये है, हरा रंग ये है। एक तो नीले और हरे में ये गिना जाएगा, ये नहीं गिना जा सकता क्योंकि इसमें लाल रंग है, ये भी नहीं गिना जा सकता क्योंकि लाल रंग है। और नीले और हरे रंग में एक घन ये गिना जाएगा। दो आगे है तो दो ही होंगे बेटा पीछे, दो और दो 4, तो 4 घन ऐसे हैं जिनकी एक सतह पर नीला रंग है और दूसरी सतह पर हरा रंग है। पर आपसे क्या पूछ रहा है, क्या ऐसे छोटे 6 घन हैं क्या? नहीं है साहब, 6 नहीं है। तो इसलिए करेक्ट आंसर आएगा ओनली फर्स्ट। केवल पहली बात जो है इस डायग्राम के लिए, जो निर्देश दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके लिए फर्स्ट वाली बात जो है वो सही होगी। तो करेक्ट आंसर आप देख आएंगे बच्चों एक, ओनली फर्स्ट। चलो फटाफट देख लो। हाँ जी, अगला एग्जाम्पल क्या है सुनो। अगला एग्जाम्पल है, इसमें अक्षरों को वर्णमाला के प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है रिवर्स, मतलब उल्टे क्रम में, अल्फाबेटिकली ऑर्डर, ठीक है, मतलब घटते क्रम में लिखना है इनको। अक्षरों की कितनी स्थितियां ऐसी हैं जो अपरिवर्तित रहेंगी, मतलब जैसी हैं वैसी रहेंगी, कभी चेंज नहीं होंगी। एक काम करता हूँ, इसको ना मैं लिख लेता हूँ यार आपके सामने, फिर एक बार सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है साहब, अब सबसे बड़ा अक्षर कौन सा है इनमें? सबसे बड़ा है बेटा टी, और ये कितनी बार है? एक बार है, तो यहाँ टी आ गया। टी के बाद देखना है बेटा बड़ा कौन सा है, एस, कितनी बार है एस? दो बार एस है, दो बार एस आ गया। एस से बड़ा क्या है बेटा, आर, आर कितनी बार है देखना, एक। आर के बाद कौन सा आएगा, क्यू है क्या? क्यू नहीं है। क्यू के बाद पी ले लो बेटा, पी कितनी बार है देखना, एक, और कहीं पी है नहीं, तो यहाँ पी आ जाएगा। पी के बाद कौन सा आएगा, ओ, ओ कितनी बार है? एक बार ओ है बेटा। एन कितनी बार है? एक, दो, दो बार एन है। एन के बाद में एम कितनी बार है बेटा देखना एक बार, एक, और एक ही बार है। एम के बाद एल कितनी बार है भाई, एल देखो, एक, एक ही बार एल है। एल के बाद में छोटा क्या आएगा, के है क्या? के नहीं है साहब। के बाद जे है क्या? नहीं है। आई है क्या? आई है। कितनी बार है आई? एक, दो, तीन, चार, और एक पांच, पांच बार आई है। एक, दो, तीन, चार, पांच। आई के बाद एच को देखना बेटा, एच है साहब एक बार, लो जी एच आ गया। एच से छोटा क्या है इसमें, ई, ई कितनी बार है? एक, दो, तीन, तीन बार ई है। एक, दो, तीन। अब आएगा बेटा सी, और सी से बाद में आएगा बी। खत्म हो चुका है, देख लो, सी के बाद बी। आपसे पूछा है कितने अक्षर ऐसे हैं जो ऊपर नीचे एक जैसे हैं, उनका पता करना है। तो देख सकते हो क्या आप इसको, बताओ? बिल्कुल देख सकते हैं। ये नहीं है, 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 नहीं, ये भी नहीं है। ये है बेटा एक, ये दूसरा है दो, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, नहीं है। कितने आएंगे टोटल? दो आएंगे। तो करेक्ट आंसर आएगा टू।
तो दो अक्षर ऐसे हैं जो ऊपर नीचे एक जैसे हैं, जो कभी भी चेंज नहीं हो रहे हैं। तो कुछ नहीं करना था, जो लिखे हुए अक्षर थे इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रिवर्स में यानी प्रतिलोम में उल्टे से लिखना था, और आपको चेक करना था ऊपर नीचे कितने अक्षर एक जैसे हैं। तो इसमें दो अक्षर ऐसे हैं जो ऊपर नीचे एक जैसे हैं। ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लीजिए, ठीक है। तो ये यूपीएससी का आज जो पेपर है 2023 का, ये मैंने कंप्लीट कराया है। आगे पीसीएस वाले जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं, यूपीएससी वाले जितने भी एग्जाम हैं, मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट आए हुए एग्जाम्पल का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं हम। और जैसे जैसे क्लासेज रिकॉर्ड होती जाएंगी वैसे वैसे आप तक हम पहुंचते रहेंगे, आप तक ये वीडियो डालते रहेंगे। आज यहीं इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।